जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो हमारी सीरीज है उसमें हम इंपॉर्टेंट सेक्शन 5, 6 वगैरह को आज देखेंगे जो चैप्टर 2 में है। तो आई होप आपको पुराने वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इसके आगे हम जो है सेक्शन 5, 6 के आगे और सारे सेक्शंस जो है जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, हमें जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हर एक सेक्शन को समझना जरूरी है। तो इसलिए हर सेक्शन को आप देखिए, आपका समय लगता है लेकिन उसके बाद जो है आप उन सेक्शंस को समझ जाएंगे। इसलिए जरूर से हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो है पूरा सेक्शन अच्छे से समझ आए। तो हम जो है बगैर देरी करें सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो ये चैप्टर 2 के अंदर है। चैप्टर 2 क्या बोलता है? सेक्शन 5 to 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करता है 5 to 53A में। ठीक है, तो हम सेक्शन 5 पे पहले बात कर लेते हैं। ये इसमें सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है इसके अंदर, आप देख लीजिए। तो पैरा फर्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर ऐसे नहीं जाते हैं कि हम उसके सीक्वेंस में देखते हैं, हम उसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, उसके जो है एसेंशियल बना लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, ये एक एक्ट है। ये पहला एसेंशियल बन जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एन एक्ट। ये पहला एक्ट है, ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट आपका बनता है इसके अंदर जो एक्ट है, ठीक है, उस एक्ट से हो क्या रहा है। तो यहां से क्या कर रहा है, एक व्यक्ति लिविंग पर्सन जो है, लिविंग पर्सन एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए, जो दूसरा पॉइंट बन गया। वो कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी को, कन्वे प्रॉपर्टी, यानी कन्वे का मतलब है किसी और को टाइटल देना। ठीक है, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और तीसरी चीज हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो हो सकता है प्रेजेंट में दी जा रही हो, या आप आगे देखिए तो फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी दी जा सकती है। अब ये तो हमारा ये एसेंशियल है। अब दी किस किस को जा सकती है वो लास्ट पॉइंट में आप देख लीजिए। तो किस किस को दी जा सकती है, या तो हिमसेल्फ, ये हम एक एक को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, या फिर आप देखिए टू हिमसेल्फ और अनदर एंड अनदर, मतलब उसको खुद को या किसी अनदर लिविंग पर्सन। और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर अनदर पर्सन को। तो ये सारे एसेंशियल बनते हैं। तो देखिए एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डायरेक्ट होना चाहिए। एक्ट का मतलब क्या, यहां समझ लीजिए। एक्ट का मतलब है कि जैसे सेल कर रहा है एक व्यक्ति, तो यहां पर ए जो है बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो ए और बी दोनों एक्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एक्ट के द्वारा, पार्टीज का एक्ट है। या ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, अगर ऑटोमेटिक हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे विल होता है वो ऑटोमेटिक होता है। विल के अंदर एक व्यक्ति मर जाता है तो जो सक्सेशन के अंदर जो इस व्यक्ति का नाम लिखा उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या सक्सेशन में एक व्यक्ति मर रहा है तो ये एक्ट है। लिविंग पर्सन के द्वारा, यानी जो ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति वो लिविंग होना चाहिए जो ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ए अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसका जीवित रहना, लिविंग पर्सन होना जरूरी है। अभी हम लिविंग पर्सन में देख लेंगे पर्सन में कौन कौन आता है, यही इसको यही समझ लेते पैरा को। पैरा सेकंड जो है पर्सन की परिभाषा बताता है। तो पर्सन में आपका कंपनी आ जाती है, कंपनी, ये पैरा सेकंड है आपका। कंपनी एसोसिएशन हो जाती है, बॉडी कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेशन। आप देखिए आपको सेक्शन 11 इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अंदर भी इन लोगों को पर्सन बताया है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 11 के अंदर आपको आईपीसी में भी इन लोगों को पर्सन बताया कि ये लोग पर्सन होते हैं। ठीक है, ये जूरिस्टिक पर्सन है, ये सारे जूरिस्टिक पर्सन है। एक कंपनी अपने नाम से जो है कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए तो बहुत सारी कंपनी है ना हमारे देश के अंदर, जैसे अमूल एक कंपनी, एक फर्म है जो भी है, वो हमारी जो है अमूल फर्म एक प्रॉपर्टी जो है उसको बेच सकती है, आगे किसी को भी दे सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। बहुत सारे हमारे देश में जितने भी कंपनीज वगैरह सबके लिए, तो पर्सन में ये भी आ जाता है पैरा सेकंड। इसके अंदर एक पॉइंट भी है कि जो इसके अंदर बट के बाद एक लाइन लिखी हुई है उसके अंदर कि अगर इनका कोई लॉ गवर्न करता है उसको, कंपनी एसोसिएशन और बॉडी कॉर्पोरेशन को जो है कोई लॉ गवर्न करता है। ठीक है, जैसे एसोसिएशन वगैरह पार्टनरशिप हुई, उनको पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज एक्ट में अगर मना किया गया है कि आप इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनके लॉ के हिसाब से फिर ट्रांसफर होगा। एग्जांपल के तौर पे कंपनी वगैरह जो वाइंडिंग अप होती है, कंपनी का जो वाइंडिंग अप होता है, तो प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी उसमें लिखा होता है कि इसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी वगैरह जाएगी। तो उसी लॉ के हिसाब से जो उनका लॉ है उसी के हिसाब से चलेगा। अन्यथा अगर नहीं है उसमें लॉ में, तो यहाँ पर जो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वो भी ट्रांसफर कर सकते। फिर अगला आता है कन्वे प्रॉपर्टी। यहाँ पर होता क्या है कि अगर ए बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है, या ए बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है,
तो बी का टाइटल उसके अंदर प्रॉपर्टी में बी का टाइटल बनना चाहिए, तो इसका मतलब है कन्वे, यानी बी को पूरा अधिकार ओनरशिप पे मिलना चाहिए। देखिए ओनरशिप क्या होती है, एक रोमानियन लॉ का ये जो है इजाद है, एक तरीके से समझ लीजिए। रोमन लॉज के अंदर ओनरशिप को 4 तरीके से बताया, यानी पजेस करना, या उसका यूज करना, या ट्रांसफर करना, या लास्ट में देख लीजिए डिस्ट्रॉय करना। तो एक व्यक्ति के पास अगर वो प्रॉपर्टी आ गई तो उसके चारों अधिकार उसके पास होना चाहिए ओनरशिप के। पजेस करा, वो प्रॉपर्टी रख सकता है, यूज कर सकता है उसको, या फिर ट्रांसफर कर सकता है, या उसको डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये जूरिस्प्रूडेंस में आपको ये दिखता है। तो ओनरशिप इसके पास कन्वे होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपको इमूवेबल मूवेबल दोनों चल जाएगी। अब प्रॉपर्टी प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे होगी, देखिए प्रेजेंट में हम करके दिखाते हैं, ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है तो ये प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन कोई कंडीशंस होती है, जैसे कंडीशनल ट्रांसफर्स होते हैं, या सेक्शन 13 के अंदर अनबॉर्न चाइल्ड को जो प्रॉपर्टी नॉट इन एग्जिस्टेंस उसको ट्रांसफर होती है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्यूचर में उसको व्यक्ति को मिलेगी। ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी तब बेचूंगा, तो वो फ्यूचर प्रॉपर्टी तो आप मान ही नहीं रहे। यहां पर मान रहे कि हमारे पास प्रॉपर्टी है अभी, और हम प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में देंगे, यानी फ्यूचर में देने की बात है, वो प्रॉपर्टी है, उसके पास एक्चुअल प्रॉपर्टी है। और लास्ट में क्या होता है, हिमसेल्फ। तो खुद को कैसे कर सकता है व्यक्ति, आप सोचते होंगे, ए ने एक ट्रस्ट बनाया, तो एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जो आप देखेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, तो ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति ट्रस्ट बना के खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। तो एक व्यक्ति अकेला खुद को कर सकता है। हिमसेल्फ एंड अनदर पर्सन का मतलब है कि ए जो है प्रॉपर्टी खुद को ट्रस्ट बना के भी दे रहा है, और बी को भी, मतलब किसी इसका घर वाला लड़की हो सकती है, इसका जो है बेटा हो सकता है, इसकी वाइफ हो सकती है। तो ट्रस्ट और अनदर पर्सन, ये वाला पॉइंट है। फिर अनदर पर्सन का मतलब है, तो ये तो नॉर्मली ए ने बी को प्रॉपर्टी की, तो ये अनदर पर्सन को जा रही है। तो आई होप सेक्शन 5 में आपको सारी क्लियरिटी हो गई है कि ये सारी पॉइंट्स के ऊपर सेक्शन 5 डील करते हैं। हम इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिविल जज पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 6 व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। सेक्शन 6 व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, यहां पर अपन ट्रांसफर लिख देते हैं, यानी आप समझ देना व्हाट में बी, व्हाट में बी, व्हाट में बी ट्रांसफर। ठीक है, तो व्हाट में बी ट्रांसफर अपन देख लेते हैं कौन सी चीज ट्रांसफर हो सकती है। तो एक पैराग्राफ लिख रहा होगा सेक्शन 6 के अंदर क्लॉज ए बी के शुरू में कि एवरी प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ एवरी प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हो सकती है। ठीक है, एवरी प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट, ये समझ लीजिए, एग्री प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट वो प्रॉपर्टीज है जिसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दिस लॉ, ऐसा लिखा हुआ दिस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर करने से मना किया। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 6 ए से लेके आपको लास्ट तक के जो पॉइंट्स मिलेंगे उनके अंदर जो है मना किया गया है। और फिर उसके बाद आपको जो है एक और बताता है, एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग, उसने मना किया है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये एनी अदर लॉ है क्या, आप देखिए सेक्शन 60 सीपीसी के अंदर एक प्रावधान है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, अटैचमेंट के दौरान उसको अटैच नहीं कर सकते कौन सी प्रॉपर्टी को, तो अटैचमेंट भी एक तरीके का ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, वो बाय कोर्ट होता है। फिर इसके बाद आपका सेक्शन आपको दिखता है 147 एमपीएलआरसी, इसके अंदर भी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को, जैसे एग्रीकल्चर की जो लैंड वगैरह, उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो उसके घर के जो आर्टिशंस के जो है कुछ भी टूल्स वगैरह, ये सब चीजें ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये एनी अदर लॉ ये है। तो हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये इनको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अब इनको छोड़ेंगे तो हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे क्लॉज 6, जो 6 का क्लॉज ए में देखते हैं, 6A ये बोलता है, इसमें 3 चीजें। पहली चीज आपको मिलती है, आपको जो है हेयर अपेरेंट, चांस ऑफ जो है आप समझ लीजिए हेयर अपेरेंट। हेयर अपेरेंट होता क्या है ये देख लीजिए, अगर आप देखें तो हेयर अपेरेंट की जो स्टेट मिलने वाली है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर ए जो है, ये बी जो ए जो है उसका सन है बी, ठीक है, तो बी जो है यहां पर एक हेयर अपेरेंट है, यानी हो सकता है कि ए मर जाए और बी को मिल जाए। तो क्या ये जरूरी है कि बी मरेगा? ये तो दुनिया का दस्तूर है कि पहले कौन आया, आने की तरतीब है दुनिया के अंदर, पहले दादा पिता सब आते हैं, उसके बाद जाने की कोई तरतीब नहीं, पोता जा सकता है दादा के पीठ के ऊपर, ये सब ये दुनिया की दस्तूर है। तो ये देख रहे हैं हम कि यहां पर बी जो है हेयर अपेरेंट है, यहां पर जो है इसको मिल सकती है, मिली तो नहीं है ना, तो यहीं पर जो है ये हेयर अपेरेंट की प्रॉपर्टी, अगर ए के नाम प्रॉपर्टी है तो बी जो है इस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो यह हेयर अपेरेंट है। और एक और लॉ मानता है कि जो व्यक्ति मरा नहीं उसका कोई भी हेयर नहीं है, जब तक के व्यक्ति मरता नहीं उसका कोई भी हेयर नहीं होता, ये लॉ मानता है। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है जो चांस ऑफ, एक यहां पर लेगेसी है, चांस ऑफ लेगेसी ऑफ किंसमैन, मतलब किंसमैन के मरने के पहले
ठीक है, किंग्समैन जो है उसके बिफोर हिज डेथ, उसके मरने के पहले जो आपको जो प्रॉपर्टी, जैसे किंग्समैन होता क्या ये समझ लीजिए, एक होता है विल के अंदर एक व्यक्ति टेस्टेटर जो होता है, टेस्टेटर वो अपनी प्रॉपर्टी जो है लिखता है कि मैं फला व्यक्ति को दे रहा हूं और जिसको दी जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया ए, ये अपने विल लिख रहा है, टेस्टेटर हो गया, ठीक है। और बी जो है जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो लेगेटी होता है, लेगेटी। तो ये आप इंडियन सक्सेशन एक्ट में देखेंगे तो ये व्यक्ति मिल जाएगी। तो विल के अंदर जो है प्रॉपर्टी, अभी ए मरा नहीं है तो किंग्समैन की डेथ के पहले जो बी है, बी को प्रॉपर्टी मिलेगी, अभी मिली नहीं है, तो जब तक ए नहीं मरा तो बी को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, और ये जब तक मिली नहीं है तो ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, यहां पर इसको ट्रांसफर करने से रोका है। इसी में तीसरा है एनी अदर लाइक नेचर, जो हो इनका लाइक नेचर। तो लाइक नेचर क्या होता है, ऐसे सक्सेशनिस्ट है, ये पूरे इन सबको स्पेस सक्सेशनिस्ट कहा जाता है, यानी जो मिलने वाली है, जो मिली नहीं है वो चीज है। तो लाइक नेचर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको वेजेस मिलती है, सैलरीज वगैरह मिलती है, अब जैसे आप हर महीने काम करते हैं, ठीक है, आपने जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी मंथ का जो काम है उसकी सैलरी आपको मिल रही, लेकिन मार्च का आपने काम तो नहीं किया तो उसकी सैलरी कहां मिली अभी नहीं, लेकिन आप काम करेंगे तभी मिलेगी। तो आपने जो वेजेस है किसी ए ने अपने जो मार्च या अप्रैल जो आने वाले मंथ है उसकी सैलरी बी को ट्रांसफर कर दी, और ये काम नहीं किया तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं है। तो ये लाइक नेचर का स्पेस सक्सेशनिस्ट है जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे फिश पकड़ने का, पॉन्ड के अंदर फिश पकड़ने का जो अधिकार होता है उसको भी स्पेस सक्सेशनिस्ट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास कितनी फिश आएगी, हम जाल लगाएंगे तो कितनी फिश पकड़ पाएंगे, ये हमें नहीं पता है। आपने बोला कि हम 50,000 फिश आपको ट्रांसफर कर रहे हैं पॉन्ड में से, तो वो फिश जो है वो स्पेस सक्सेशनिस्ट, पता लगा आपने जाल लगा एक भी फिश नहीं आई, तो ये स्पेस सक्सेशनिस्ट लाइक नेचर के हैं, ये प्रॉपर्टी भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइक नेचर की जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है जो आपको मिल सकती है, मिली नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी भी जो है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको बहुत सारे जो लाइक नेचर के और चीजें मिल जाती है, ठीक है, आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। फिर बी में आता है एक कंडीशन के ब्रीच के ऊपर, कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन के ब्रीच के ऊपर जो राइट टू री एंट्री होता है, राइट टू री एंट्री, कोई कंडीशन के ब्रीच पर राइट टू री एंट्री सिर्फ ओनर को मिला हुआ है। देखिए आप देखेंगे सेक्शन 111G ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज है, वहां पर लेसर जो है वो उसे ओनर माना गया है, उसको राइट टू री एंट्री है। अगर लेसी कोई टर्म को जो है, लेसी अगर किसी टर्म्स को ब्रीच करता है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनर को ही अधिकार मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में वापस आने का, इसके अलावा किसी और को नहीं मिल सकता। ये आपको यहां पर मिलता है। जैसे ए जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है, और बी जो है इसका हो सकता है टेनेंट हो या लेसी हो, और ये कोई कंडीशन का ब्रीच कर देता है। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कहा है कि एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करनी, और अगर आपने डिस्ट्रॉय की जो भी लैंड के ऊपर है आपको भगा देंगे, आपको बाहर कर देंगे, तो ये जो है ए को ही जो है राइट टू री एंट्री। अब ए किसी और को, सी को नहीं बोल सकता है कि वो जो है सी जो है राइट टू री एंट्री सी ले ले बी से, नहीं, ए को ही मिलेगी। ऐसे ही एक और सिमिलर प्रोविजन आपको एमपी अकोमोडेशन में मिलता है कि जब भी आप जो है सेक्शन 12(1)E और 12(1)F के जब भी सूट्स लाते हैं तो जिस व्यक्ति के नाम से सूट लाया गया, या जैसे यहां पर अगर देखें तो फैमिली हो सकती है, यहां पर अगर देखें तो मेजर सन्स और अनमेरिड डॉटर हो सकती है, इनके लिए जो अगर सूट लाया या खुद के लिए लाया तो आपको जो है एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ही री एंट्री मिलेगी, आप किसी तीसरे व्यक्ति को री एंट्री नहीं दे सकते। अगर करते हैं तो सेक्शन 17 में वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन किया गया, और पनिशमेंट भी है सेक्शन 43 में इनके लिए, ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो एमपी अकोमोडेशन में वहां पर ऐसा एक प्रोविजन है। फिर सी के अंदर आपको मिलता है कि ईजमेंट जो आता है अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट, ये समझिए डोमिनेंट और ईजमेंट क्या होता है। देखिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग होगी आपकी डोमिनेंट, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है ये डोमिनेंट होगी, और इससे कोई ईजमेंट लगा हुआ है, जैसे कार पार्किंग का कोई अधिकार हो गया या कुछ भी हो गया, तो इस डोमिनेंट हेरिटेज को जब भी ट्रांसफर करोगे तो जैसे ए जो है इसका ये डोमिनेंट हेरिटेज है और इसी के साथ इसका ईजमेंट भी लगा हुआ है, तो अगर ये ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो ये डोमिनेंट हेरिटेज के साथ साथ ईजमेंट भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बोलना चाहता है सेक्शन कि इन दोनों को अलग अलग ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि ए जो है बी को सिर्फ ये वाला ईजमेंट बेच दे
ऐसा नहीं हो सकता, या सिर्फ डोमिनेंट हेरिटेज बेच दे और ईजमेंट ना बेचे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर बिकेगा तो दोनों एक साथ जाएगा, तो ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। फिर उसके बाद आपको जो है सी के बाद डी वाला पॉइंट मिलता है, एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है। क्या है? रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। किसको मिला हुआ है? जो एक व्यक्ति को इंटरेस्ट मिला हुआ है इंजॉयमेंट का, वो किसी और को जो है वो इंटरेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उसको किसी क्वालिफिकेशन वगैरह से ये इंटरेस्ट मिला हुआ है। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो जो पुजारी वगैरह होते हैं, मौलाना वगैरह, पुजारी होगा या कोई भी मौलाना वगैरह कोई होगा, इनको जो इंटरेस्ट मिलता है एग्जांपल के तौर पे जैसे पंडित जी है, तो उनको इसीलिए वो कोई प्रॉपर्टी या कोई कमरा वगैरह मिला हुआ, या फिर जो है कि वो जो है उनके पास पुजारी का एक पद है, तो ये जो है रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये ओनर को ही इंजॉयमेंट किसको मिल रहा है? उसके ओनर को ही। क्यों? क्योंकि उसको जो है कोई इंजॉयमेंट इसलिए मिला हुआ है कि उसने कोई ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से उसको मिल रहा है। तो ये यहाँ पर पुजारी वगैरह को जो आप देखें, मौलाना वगैरह को, या फिर बहुत सारे खर्चा है, पानदान करके भी एक टर्म है, जो किसी मुस्लिम महिला को पर्सनल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो किसी और को वो नहीं दे सकती अपने पति से जो पर्सनल अलाउंसेस मिलते हैं। ये पुजारी वगैरह नहीं दे सकते किसी और को अपना अधिकार, जैसे पुजारी पूजा करने का अधिकार किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि उनको ही मिला हुआ है। ठीक है, अगर जैसे ट्रांसफर करना है तो वो बात अलग है कि इनको जो है ट्रांसफर करने के लिए, जैसे इनकी छुट्टी है तो ये कोई और इनके बदले आ गया, लेकिन जैसे ये अपने घर वालों को दे दे कि मुझे पद मिला हुआ है या कुछ इंटरेस्ट इनको मिला है, मौलाना दे दे अपने घर वालों को, ऐसा नहीं कर सकते। इन्हीं को ये इंटरेस्ट मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इनको एंजॉयमेंट से। और अगर आप देखिए कोई बहुत सारे होते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं हम, पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, उसके कारण कुछ आपको मिला हुआ होता है, कुछ कॉलेज वगैरह में आपको एग्जांपल के तौर पे एक व्यक्ति ने पीएचडी की, उसके वजह से उसको प्रोफेसरशिप का कुछ मिला, तो उसी व्यक्ति को प्रोफेसरशिप का मिला हुआ और वही पढ़ा सकता है कॉलेज में जाके। अब वो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उसको ही उसको मिला हुआ इंटरेस्ट। अब वो अपने घर वालों को सी को बोल दे कि मैं आपको मेरा ये इंटरेस्ट, आप जाके मेरे घर, आप जो है मेरे घर के मेंबर है, आप पढ़ा लेना, जैसा इंटरेस्ट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये ही पढ़ाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ओनर को इसलिए मिला क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिर आगे आपको मिलता है डीडी, ये आया 1929 के अंदर एमपीएलआरसी में, इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसको जोड़ा गया, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। जो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, जो आपका जो मेंटेनेंस होता है, या मेंटेनेंस समझ लीजिए, राइट टू मेंटेनेंस समझ लीजिए, ठीक है, जो आपको मिला है अभी या मिलने वाला, ये मेंटेनेंस, ये पत्नी का एक अधिकार होता है। या फिर आप सेक्शन 125 सीआरपीसी में देखें तो जिन जिन व्यक्तियों को मेंटेनेंस मिलता है 125 में ए बी सी डी करके लिस्ट है, और अगर मध्य प्रदेश में देखें तो ई में भी ग्रैंड पेरेंट्स को भी जोड़ा गया उसमें। तो वो जो फ्यूचर मेंटेनेंस होता है वो आप किसी और को नहीं दे सकते, जिसको मेंटेनेंस मिल रहा है वही उसको यूज करेगा। फिर इसके बाद आता है ई, इसके अंदर राइट टू सू जो होता है, राइट टू सू मतलब सूट लाने का जो अधिकार आपको दिया गया है, मतलब वाद लाने का अधिकार। जैसे ए जो है उसे बी के खिलाफ सूट लाना है, ठीक है, क्योंकि इसने इसके कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच वगैरह किया, तो ए ये जो इंटरेस्ट, ये जो राइट टू सू है, सी को नहीं दे सकता क्योंकि ए का ही है सूट का अधिकार है। ठीक है, डिक्री की बात नहीं हो रही है, डिक्री एक अलग चीज है, डिक्री ट्रांसफरेबल है। ऑर्डर 21 रूल 53 के अंदर जो है डिक्री ट्रांसफरेबल है, रूल 53 ऑर्डर 21 रूल 53 सीपीसी में ट्रांसफरेबल। डिक्री की बात नहीं हो रही, डिक्री तो पूरा एक जजमेंट आ चुका है। ये सूट करने का अधिकार, सूट लाने का अधिकार जिसका है वही ला सकता है, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ई के बाद एफ के अंदर आपको मिलता है जैसे कुछ स्टाइपेंड्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो पब्लिक ऑफिस की बात है एफ के अंदर। अगला वाला पॉइंट है जिसके अंदर पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस जैसे एग्जांपल के तौर पे कलेक्टर का जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, कोई कुलपति का जो ऑफिस है यूनिवर्सिटी, वो पब्लिक ऑफिस है, वो किसी और को नहीं दे सकता। कलेक्टर साहब अपने घर वाले बच्चे को नहीं बिठा सकते, या फिर अपने घर के किसी भी मेंबर को नहीं दे सकते, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही उनकी सैलरीज, ना पब्लिक ऑफिस, ना उनकी सैलरीज, जो उनको सैलरी मिल रही है, सैलरी ड्यू हुई हो या नहीं हो, ड्यू और नॉट ड्यू, मतलब मिली हो या नहीं मिली हो, मिलने वाली है या मिली हो, कोई सी भी सैलरी आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कलेक्टर साहब ने बोला उनके परिवार वालों को कि आप मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में जो आने वाली वो आपके अकाउंट में डल जाए, नहीं, सरकार कलेक्टर साहब को ही डालेगी क्योंकि उन्हीं को सैलरी मिलने वाली, तो ये भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एफ के बाद अगला पॉइंट आपको वाला पॉइंट है जिसके अंदर ये बताया गया कि स्टाइपेंड्स, जो स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो पर्सनल होते हैं उनको जो स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो स्टाइपेंड्स होता क्या है समझ लीजिए। स्टाइपेंड क्या होता है, एक वीरता के लिए दिया जाता है, कोई आपने बहुत अच्छा गैलेंट्री काम किया हो जिसकी वजह से आपको
जैसे जो परमवीर चक्र जो है सुनील बत्रा जी, जिनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी है, उनको स्टाइपेंड, जो मतलब उन्होंने बहुत वीरता का काम किया था उनके, जब पाकिस्तान वॉर के टाइम, तो जब पाकिस्तान से लड़ाई वगैरह हुई थी उस टाइम जब इन्होंने बहुत वीरता का काम किया था, तो इनको जो है एक स्टाइपेंड दिया गया। तो स्टाइपेंड एक वीरता वगैरह के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हर किसी को नहीं मिलता है, कोई स्पेशल एक वो मिलता है। और इसके अंदर एक और चीज है पॉलिटिकल पेंशन, जो पॉलिटिशियंस को जो पेंशन मिलती है वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे देश के, उनको जो पेंशन वगैरह मिलती है वो किसी और को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनकी पेंशन वही रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे अगर इंदौर में जो भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो अपने बच्चों को अपनी पेंशन नहीं दे सकते या जो भी है, तो वो उन्हीं को पेंशन मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पेंशन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो जिस व्यक्ति को पॉलिटिशियन, जो एमपी एमएलए जो होते हैं, उनकी जो पॉलिटिशियंस होने की वजह से जो उनको पेंशन मिलती है वो किसी और को नहीं दे सकते। फिर अगला पॉइंट है एच। इसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स है जहां पर आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पहला आपको मिलेगा राइट अपोज टू नेचर। अपोज टू नेचर यानी अपोज टू नेचर का मतलब होता है, जैसे ये आप लैंड बेच रहे हो तो लैंड के ऊपर जो है क्या आता है, आपका एयर आती है, जितनी भी एयर हवा हो गई, ठीक है, या फिर जो है बादल वगैरह जितने भी होगा, या अगर आप जमीन बेच रहे हो तो उसके नीचे का पानी। अगर आप लैंड बेच रहे हो तो ये सब ट्रांसफर होगा, लेकिन आप अगर लैंड के बगैर, ये बोल रहा हूं कि मेरे ऊपर के जितने भी बादल है आपको ट्रांसफर कर दिए, जमीन के नीचे का, मेरी जमीन के नीचे का पानी, तो ये अपोज टू नेचर है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। हवा पानी वगैरह आप अगर आप जमीन बेचोगे तो उसकी हवा उसका पानी सब दिखेगा, उसके ऊपर सनलाइट आ रही है वो सब दिखेगी, सिर्फ सनलाइट बेच ऐसे अपोज टू नेचर नहीं बेच सकते। और दूसरा आपको मिलेगा जो अनलॉफुल है, ठीक है, एज पर सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर कुछ टर्म्स है, जो जितने भी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 23 अनलॉफुल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आप जो है उसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ए ने जो है बी के साथ फ्रॉड किया और फ्रॉड करके कुछ पा लिया इन्होंने, ठीक है, तो ये अगर आप देखा जाए फ्रॉडुलेंट अगर ये है, ठीक है, तो इसमें अगर जो है ए को कुछ प्रॉपर्टी मिली तो ये ए जो है किसी और को, जो क्योंकि अनलॉफुल है वो चीज, तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप में अनलॉफुल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए थर्ड वाला इसके अंदर पॉइंट मिलता है, ठीक है, सेक्शन 23 के बाद, कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, लीगली डिस्क्वालिफाइड, देखिए क्या होता है समझ लीजिए, आपको मिलेगा सेक्शन 136 ऑफ, यहां पर मिल जाता है 136 जो होता है यहां पर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, कुछ व्यक्ति है जैसे कोर्ट के जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी एम्प्लॉइज है, यानी जज वगैरह, या फिर एक आपको उसमें मिल जाता है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स वगैरह, ये सारे डिस्क्वालिफाइड एक्शनेबल क्लेम वगैरह खरीद नहीं सकते या ले नहीं सकते, तो इन डिस्क्वालिफाइड पर्संस को भी जो है आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। वैसे बहुत सारी जगह पे इनको डिस्क्वालिफाइड 481 सीआरपीसी में भी डिस्क्वालिफाई होता है एक व्यक्ति कि जो है वो बिडिंग वगैरह नहीं कर सकता, पब्लिक सर्वेंट वगैरह, ये सब चीजें आपको मिलती है, ठीक है। फिर हमको इसके बाद अगला पॉइंट मिलता है आई। इसके ये लास्ट पॉइंट है, इसमें भी आपको कुछ व्यक्ति मिलते हैं, जैसे आपको मिलेंगे कि जैसे एक हो गया टीनेंट एक होता है, ठीक है, टीनेंट, उस टीनेंट के पास जो है अनट्रांसफरेबल ऑक्यूपेंसी है, अनट्रांसफरेबल। वैसे आप याद देखिए तो लीज के अंदर सेक्शन 108 जे के अंदर आप देखिए तो आप एक राइट दे सकते हैं लेसी को, लेसी के पास एक अधिकार होता है कि वो जो है मॉर्गेज कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी, लेसी जो है वहां पर ट्रांसफर कर सकता है, जो है वो सब लीज कर सकता है, लेकिन वो अनट्रांसफरेबल है। आपने अगर कंडीशन डाल दी कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते तो लेसी अब उसका जो राइट है अनट्रांसफरेबल हो गया, जनरली उसके पास होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट से आपने अनट्रांसफरेबल कर दिया तो अब वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आपके पास एक फार्मर मिलता है, फार्मर ने क्या किया है, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू का जो है इसके अंदर क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। जैसे आप देखिए तो सेक्शन जो है 140 141 अगर आप देखिए एमपीएलआरसी में एरियर एंड डिफॉल्टर वाला प्रोविजन, तो अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्ट करता है उसको डिफॉल्टर कहते हैं, जो एरियर रेवेन्यू का एरियर होता है उसको एरियर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर फार्मर ने, तो वो भी अपनी लैंड किसी और को नहीं बेच सकता जब तक कि वो लैंड रेवेन्यू ना चुका दे। फिर एक व्यक्ति है यहाँ पर लेसी, एक और बताया गया, जिसको असाइन किया है कोर्ट ने, तो कोर्ट जो कोर्ट ऑफ वार्ड से जो लेसी असाइन है वो असाइन ही है। जैसे ए को जो है कोर्ट ने क्या किया, असाइन किया किसी प्रॉपर्टी के, तो ए की प्रॉपर्टी नहीं होगी, असाइन ही है, ये बी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये असाइन ही है। तो ये आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। इसके साथ एक और सेक्शन है सेक्शन 7, ये भी समझ लेते हैं हम।
सेक्शन 7 क्या बोलता है, कंपिटेंसी की बात करता है कि कौन व्यक्ति कंपिटेंट। तो दो व्यक्ति कंपिटेंट है, आपको पहला व्यक्ति मिलेगा जिस जो है यहां पर कौन व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो कंपिटेंट टू ट्रांसफर है, कंपिटेंट टू ट्रांसफर, यानी इसके साथ पहली चीज ये प्लस इसकी ओनरशिप भी होना चाहिए। पता लगा मैंने ए नाम का व्यक्ति है, वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, बी ओनर है, और ए ने बी की प्रॉपर्टी सी को दे दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कंपिटेंट भी होना चाहिए, यानी कंपिटेंसी के बारे में सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो कंपिटेंट होना चाहिए जो ट्रांसफर है, यानी वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड वगैरह होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सारे प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, और ओनर भी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का वो। ठीक है, तो पहला तो ये कंपिटेंट हो जाता है। और दूसरा जिसको ऑथोराइज किया गया है, एनी पर्सन ऑथोराइज, जिसको अथॉरिटी दी गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी से आप पावर देते हैं, फिर आप देखिए तो आप स्पेशल पावर्स अलग तरीके से किसी को दिया जाता है, जैसे एजेंट वगैरह को। जैसे आप देखिए तो एजेंट जो है प्रिंसिपल को डील करता है, थर्ड पर्सन से डील करने में मदद करता है, तो एजेंट को जो है प्रिंसिपल अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, तो इसको ऑथोराइज किया गया। अगर कोई एजेंट ऑथोराइज नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, या तो कंपिटेंट नहीं है, सॉरी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, या फिर स्पेशल एजेंट हो गया, या जिस भी व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी का ऑथोराइज कर दिया कि वो ट्रांसफर कर सकता है, तो वो तो पहला ये। और दूसरा, इसके लिए ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, ओनरशिप इसके लिए जो है कंपलसरी नहीं है, ये हो सकता है कि ओनर नहीं, ओनर दूसरा, और ये पावर इसको मिल सकता है। ये था आपका सेक्शन 5, 6, 7। अगले वीडियो में हम 8, 9 आगे के प्रोविजन देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप शेयर भी करिए आगे की तरफ और सब्सक्राइब भी करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।